नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की क्या हैं अहम और बड़ी खबरें बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में संविधान पर हो रही विशेष चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे हिस्सा। आज की चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की। चर्चा का आज दूसरा और अंतिम दिन। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे 129वां संविधान संशोधन विधेयक। बिल में एक देश एक चुनाव का है प्रस्ताव। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर। जगदलपुर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और सुरक्षा शांति से संबंधित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। यूपी के संभल में मस्जिद, मदरसों और घरों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का खुलासा। जिलाधिकारी ने कहा, कानून के तहत होगी कार्रवाई। और लोकसभा में इस वक्त भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा हो रही है। आज चर्चा का दूसरा और अंतिम दिन है। आज इस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। संविधान पर विशेष चर्चा के लिए ही आज शनिवार को भी विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। आज की चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है। हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है। मैंने बीते सालों में दुनिया का कई संविधानों का भी मैंने परखने का कोशिश किया है। जो माइनॉरिटी कमीशन यहाँ बनाया गया है उसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट। मैंने चेक किया है, किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा कमीशन अलग से नहीं बनाया गया है। हमारे देश में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं, उसके लिए एफर्मेटिव एक्शंस का जो प्रावधान है वो भी दूसरे देशों का तुलना में कई अधिक प्रावधान हमारे देश में रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान की आत्मा को इस सरकार ने देश के सामने रखा है। यही सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के उद्देश्य के साथ चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट, जिस स्पिरिट से हम आज तक 75 वर्ष पूरा हो गए हैं, उसमें लिखा हुआ जो शब्द होते हैं, उसके अलावा संविधान का जो स्पिरिट है उसको भी हमने कैसे मानते हुए आगे चलने का काम किया है। मैं फक्र महसूस करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ, उसने संविधान को उसी स्पिरिट को मानते हुए अपना सरकार का मंत्र को इस देश का सामने में रखा, और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लोकसभा के बाद 16 और 17 तारीख को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का दिन तय है। और खासतौर से लोकसभा की सोमवार की कार्यसूची की अगर हम बात करें तो इसमें संविधान के 129वें संशोधन विधेयक 2024 को पेश होने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ये विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक के माध्यम से संभवतः साल 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। इसके लिए एक अधिसूचना नियत तिथि निर्धारित करेगी। इसके लिए 2 सितंबर 2023 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। पहले चरण में लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं सहित विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तावित है। साथ ही संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024, संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 की धारा 5 में संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 5 में संशोधन और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में संशोधन का प्रस्ताव है। भारतीय वायुसेना में हथियार प्रणाली शाखा के 13 अधिकारियों का पहला बैच डुंडीगल में वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड के दौरान शामिल हुआ। अकादमी में सैन्य सटीकता के लिए मान्य
214वें कोर्स के प्रशिक्षण के बाद 26 महिलाओं सहित कुल 204 फ्लाइंग कैडेट्स को भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में कमीशन दिया गया। परेड के दौरान भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के 9 अधिकारी, प्रशिक्षु और मित्र देश वियतनाम से एक अधिकारी भी पास आउट हुए, जिसकी समीक्षा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने की। समारोह के दौरान समीक्षा अधिकारी एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने स्नातक प्रशिक्षुओं को राष्ट्रपति कमीशन प्रदान किया। इस कार्यक्रम में फ्लाइट कैडेट्स के साथ ही भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों और एक मित्र विदेशी देश के अधिकारी और उनके प्रशिक्षण के सफल समापन विंग्स और ब्रेवेट्स प्रदान किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा और लोगों की सेवा उनका प्रथम कर्तव्य है। Important national events for ceremonial purposes as well as to inculcate self-discipline. The oath you took today, bearing allegiance to the Constitution of India, is a commitment for life. Work honestly and faithfully with utmost dedication and integrity throughout your career. Now onwards, you live not for yourselves, but for others. The interests of your nation, the interests of the men and women placed below you will come first always. Your own safety, welfare and comfort will come last, always and every time. You are the future leaders and commanders, not just air warriors, future leaders and commanders, and you will chart the destiny of Indian Air Force. और बाद सरकार के प्रयासों की दरअसल सीरिया में उथल पुथल के बीच से सुरक्षित निकाले गए 7 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत सरकार की मदद से 7 नागरिक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। 7 नागरिकों ने मदद के लिए भारत सरकार का आभार जताया। लगभग 6 महीने से थे सीरिया में, वहाँ तो नॉर्मल था पोजीशन। जब इस तरह का मामला हुआ, जो आपस में विद्रोही और असद सरकार में जो लड़ाई हुआ, टकराव हुआ, उसके बाद हम लोगों की गवर्नमेंट एम्बेसी से कांटेक्ट किया और एम्बेसी ने हमसे बात किया और हम लोग के करीबी लोग जो हैं उन लोगों से भी बात की थी। तो मेरे से पहले 75 लोग निकल चुके थे, 2 लोग हम सिर्फ बाकी थे। एम्बेसी के अंदर लगभग 2 दिनों तक थे। उन लोगों ने जो भी मदद की बहुत अच्छा किया। 2 दिनों तक खाना पीना जो भी हो अच्छे तरीके से खिलाया पिलाया, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद हम वो कंपनी से बात किए, वो टिकट मेरी कंपनी करवाई खुद की, 2 आदमी की। बाकी सब 75 लोगों की जो भी है लेबनान में थे उन लोगों का टिकट एम्बेसी के द्वारा हुआ। सब लोग से कांटेक्ट है और सारे लोग ग्रुप में हैं, लगभग 80 से 90 लोग हैं। बाकी सब लोग निकल चुके हैं। हम लोग हार्ट बीटिंग जो था एकदम अनकंट्रोल था पूरी तरीके से। अब जाके लगता है सुकून का नींद आएगा आज से। सीरिया में हम लोग अलिप्पो में गए थे, वो 3 स्टील में गए थे। वहाँ पे हम लोग को प्लांट लगाना था। हम लोग गए थे वहाँ पे, तो जब वहाँ ग्रीक युद्ध स्टार्ट हुआ तो अटेंडम वहाँ पे हम लोग का ऑनर बोला कि ठीक है ये जगह सेफ़ नहीं, आप लोग यहाँ से निकलो। तो उन्होंने हम लोग को वहाँ से दमस्कस के लिए शिफ्ट कर दिया। होटल में हम लोग थे, लोग आए, इंडियन एम्बेसी आए दमस्कस में, उन्होंने अपनी गाड़ी बुक की, हम लोग को सीधा लेबनान बॉर्डर लाया। मोदी जी का बहुत थैंक है इसमें, क्योंकि उनका एक स्वैग है आउट ऑफ इंडिया में। वहीं भी पाकिस्तानी लोग थे, वहीं लेबनान के बॉर्डर पे 36 घंटे से वेट कर रहे थे, लेकिन उन लोगों का वीज़ा नहीं लग रहा था लेबनान के लिए। लेकिन हम लोगों का वीज़ा जो है 5 से 6 घंटे में तुरंत हो गया, क्योंकि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा थी। जिस दिन हम आए थे उस दिन हमारे इंडियन 80 लोग थे हमारी टीम में, जिसमें हम लगभग जम्मू कश्मीर के हमारे 44 बंदे थे। तो हमारी बहुत ज़्यादा लोग थे, एक आदमी भी 5-10 मिनट लगे तो उतना लग जाता है, और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ था बॉर्डर पे। तो इंडियन एम्बेसी उसके बाद हम लोग को 5 स्टार होटल में रखा बढ़िया से 3-4 दिन, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। खाना पीना खिलाया उलाया, मस्ती में रखा, एकदम दोस्त के थोड़ा। एम्बेसी के लोग थे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारी वहाँ पे। यहाँ ग्लेन बिजनेस के थ्रू हम अगस्त में गए थे सीरिया, तो वहाँ पे 4 मंथ ड्यूटी किए। अचानक अपना प्लांट में हम लोग जॉब भी कर रहे थे, इसके बाद अचानक रॉकेट दिखाई दिया, पूरा रॉकेट 2-2, 3-3 रॉकेट चलने लगा प्लांट से। तो हम लोग अपना ये रॉकेट जब चलने लगा तो अपना एम्बेसी को इन्फॉर्म किया हम लोग। बाकी वहाँ पे हालात बहुत क्रिटिकल है। पर डे ऐसा कोई रात ना हो जो रात में हम लोग रॉकेट की आवाज़ ना सुने हों, गोली बंदूक की आवाज़ ना सुने हों।
लेकिन हम लोग एम्बेसी को कांटेक्ट किए तो एम्बेसी हम लोग को सेफ जोन में लेकर गया, कोई ख़तरा नहीं था। बहुत सपोर्ट करा हम लोगों के एम्बेसी ने, बहुत अच्छे होटल में रखा, खाना अच्छे से खिलाया, लोग हर चीज़ की फैसिलिटी दी। वहाँ बहुत ही बुरा हाल था, बहुत बुरा बोले तो बहुत ही ज़्यादा। कभी ऐसा देखे नहीं हम लोग तो इंडिया में दीपावली का ही रॉकेट देखे, वहाँ रियली रॉकेट देखे और गोलियों की आवाज़ सुन के अभी भी धक धक हो रहा है, वो सब सोच के। तो मैं बता नहीं पा रहा कि कैसा था। हमारी इंडियन एम्बेसी बहुत सपोर्ट करी, इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू। हम लोग वहाँ सीरिया में हालात ख़राब होने के बाद मतलब एम्बेसी से हम लोगों को फ़ोन आया कि मतलब आप लोग यहाँ से निकल जाइए। तो फिर हम लोग उस आँखों से देखी, मतलब 3-4 किलोमीटर दूर पे मतलब गोला बारूद फट रहे थे, उसको देख के हालत बहुत ख़राब था। उसके बाद एम्बेसी से फ़ोन आया, उसके बाद हम लोगों को बेरूत शिफ्ट किया गया। उसके बाद वहाँ 3 दिन रखने के बाद हम लोगों का टिकट कराया गया है, टिकट करा के यहाँ लाया गया है। मोदी जी के लिए हम लोग बहुत आभारी रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे और नक्सल विरोधी अभियान को गति भी देंगे। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान अमित शाह रविवार को रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। इसके बाद जगदलपुर में सर्किट हाउस में नक्सल पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। साथ ही हथियार छोड़ मुख्यधारा में शामिल हुए लोगों से भी मिलेंगे। इसके अलावा अमित शाह सोमवार को बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में खिलाड़ियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। वहीं जगदलपुर में नक्सल अभियानों में वीर गति प्राप्त जवानों को श्रद्धांजलि देकर उनके परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के साथ मुलाकात भी करेंगे गृह मंत्री। जगदलपुर में सुरक्षा कैंप का दौरा और गांव के विकास कार्यों का निरीक्षण भी इस दौरान अमित शाह करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर जनादेश पर्व मनाया जा रहा है। पिछले साल 3 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। इस चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जनादेश के साथ सत्ता में वापसी की थी। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जनादेश पर्व का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम विष्णुदेव साय ने की और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरा होने पर जनादेश पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना पर कांग्रेस जनता को बरगला रही है कि ये योजना बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना बंद नहीं होगी, इससे कांग्रेस का भविष्य बंद हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का नियत, नीति, कार्यक्रम ये साफ दिल से छत्तीसगढ़ की जनता को सेवा करने के लिए समर्पित है। हम सत्ता का जनता की सेवा के लिए उपयोग करने आए हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता का उपभोग करने के लिए आई। आपने विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया, पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू कर दी और महतारी वंदन योजना को भी उसकी पहली किस्त देने की तैयारी कर दी। ये फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 1 साल में सरकार ने राज्य को विकसित करने का प्रयास किया और पीएम मोदी की गारंटी को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जब तक रहेगी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलता रहेगा। 10 महीना के हम दे चुके हैं और 6,530 करोड़ रुपया ये 10 महीना में हमारे माता बहनी मन के खाता में जा चुके थे। आज विपक्षी मन के द्वारा अफवाह फैलाई जाते ये महतारी वंदन योजना ज्यादा दिन करने वाला नहीं है, लेकिन मैं आप मन आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही कि महतारी वंदन योजना बंद करने वाला कोई मान के लाल मैदान नहीं।
छत्तीसगढ़ अगले साल अपनी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा। इस मौके पर अगले साल को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। साथ ही ये फैसला लिया गया कि अब से हर साल 3 से 13 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में जनादेश पर्व मनाया जाएगा। पिछले साल 3 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। इस चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जनादेश की सत्ता में वापसी की थी। बीजेपी की जीत के 1 साल होने पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार जश्न मना रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल का रिपोर्ट जनता के सामने पेश किया है। सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो सीधे जनता के आम लोगों से जुड़े हुए हैं। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज छत्तीसगढ़। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। दादू दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इस बार मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए जंगली मुर्गा मुसीबत बन गया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिमला की चौपाल विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम इलाके कुपवी के दौरे पर थे। उन्होंने कुपवी के टिक्कर गाँव में रात बिताई। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ डिनर भी किया। इस बीच मुख्यमंत्री के डिनर के मेन्यू की लिस्ट किसी ने लीक कर दी। इस लिस्ट में जंगली मुर्गा भी शामिल था। सोशल मीडिया पर मेन्यू की लिस्ट अब वायरल हो रही है। हिमाचल में जंगली मुर्गा मारने पर प्रतिबंध है। हिमाचल में जंगली मुर्गे की सारी प्रजातियां वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत शेड्यूल 1 में रखी गई हैं। शेड्यूल 1 में वही प्रजातियां रखी जाती हैं जो हाईली एंडेंजर्ड होती हैं और जिनका शिकार और किसी प्रकार से इनका वध आपराधिक कृत्य माना जाता है। इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। ऐसे मामलों में 3 साल से 7 साल के बीच की सज़ा का प्रावधान है। अब सवाल उठ रहा है कि जिस जानवर को मारना अपराध है उसे सीएम के डिनर के मेन्यू में कैसे शामिल किया गया। बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद जिला प्रशासन बेहद सख्त है और लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर की मदद से सड़क, नालों, जलीय ढांचे पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन ने आज सुबह जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में विद्युत विभाग के साथ मिलकर विद्युत चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 250 से 300 घरों, मस्जिद और मदरसों में बिजली चोरी पकड़ी गई। मामला संभल सदर क्षेत्र के नखासा और दीपक सराय का है। प्रशासन को एक मस्जिद से बड़ी मात्रा में बिजली के तार और अन्य उपकरण भी मिले। इसी से आसपास के इलाके में बिजली चोरी की जा रही थी। प्रशासन को अंदेशा है कि इस तरह और भी मस्जिदों में बिजली चोरी हो रही है। इससे पहले प्रशासन को बिजली चोरी की सूचना मिली थी। इसके बाद आज तड़के छापेमारी की गई। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ ऐसा अभियान चलाएंगे कि एक भी घर में बिजली की चोरी नहीं हो सकेगी। हम पूरी टीम के साथ, मैं और कप्तान साहब और पूरी टीम हमारी ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच करने आई थी कि कहीं
अनावश्यक रूप से शोर तो नहीं होता है क्या रिलीजियस और अदर प्लेसेस के ऊपर। तो इसी क्रम में जब हम नखासा चौराहे पर आए तो यहाँ पाया कि यहाँ चारों ओर बिजली चोरी हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और लगभग 15 से 20 घर और बिजली और रिलीजियस प्लेस जो यहाँ पे हैं वो सारे बिजली चोरी करते पाए गए। तो हम जांच कर रहे हैं, सघन चेकिंग अभियान है और पूरी तरह से हम बिजली चोरी को रूट आउट कर देंगे, यहाँ से खत्म कर देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ व्यवस्थाओं पर नहीं बल्कि बुनियादी मूल्यों पर पनपता है। हमारे लोकतंत्र को अभिव्यक्ति और संवाद के संतुलन पर केंद्रित होना होगा। Democracy thrives not just on systems, but on core values. It has to be centered on the delicate balance of expression and dialogue. These twin forces, expression and dialogue, shape democratic vitality, where progress is measured not by individual positions, but by the broader societal benefit. Today's institutional challenges from within and without often stem from the erosion of meaningful dialogue and authentic expression. अभिव्यक्ति का उद्गार और सार्थक संवाद दोनों ही प्रजातंत्र के अमूल्य आभूषण। अभिव्यक्ति भी और संवाद भी एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में सामंजस्य ही सफलता की कुंजी है। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा भारत के संचार क्षेत्र की जीवन रेखा बनी हुई है, जो उसके वित्तीय ढांचे को आकार दे रही है और इसके विकास को आगे बढ़ा रही है। We have over 5 lakh pensioners in our communications family, from BSNL to MTNL to the Department of Telecom, and all of these pensioners today through the Samman platform receive their pension on time and the right amount thanks to our families of Singapore. मध्य प्रदेश के खरगोन क्षेत्र में स्थित नर्मदालय संस्था द्वारा ग्रामीणों और किसानों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक अद्भुत प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्यमियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं इसी पर यह हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लेपा पुनर्वास क्षेत्र में स्थित निमाड़ अभ्युदय संस्था नर्मदालय द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको किसान अधिवेशन का नाम दिया गया। इस सम्मेलन में नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के युवा उद्यमियों ने उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर पर्यावरण के अनुकूल, दैनिक जीवन के लिए उपयोगी और सस्ते दामों में ही उपलब्ध होने वाली विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन किया। यहाँ रखा हुआ है, ये इसमें होल है, इसका मल्टीपल यूज हो सकता है। एक तो ये चूल्हे में जलाने के लिए है, इसमें अगर ये छोटा वाला बनाएंगे तो इसको हवन में या धूप जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बनाने के लिए हमने ये वाली मशीन यूज़ की है, और ये मशीन बिजली के बिना मतलब हाथ से चलेगी। इसमें जो भी हमारा एग्रीकल्चर का वेस्ट आता है या फसल काटने के बाद जो बचता है गाड़ी कचरा, वो बारीक करके और इसमें गाय या भैंस के गोबर के साथ मिलाकर बनाया हुआ है। इस प्रदर्शनी में नागपुर की VNIT संस्था द्वारा गांव के किसानों के लिए बहुत ही किफायती आवश्यक कुछ औजार भी प्रदर्शित किए गए। हम लोगों ने एक छोटे छोटे इन्वेंशंस किए हैं, जैसे कुम्हारों के लिए लगने वाली एक टूल किट बनाई है, और फार्मर्स या आप किसानों को लगने वाली कुछ नीड बेस्ड औजारों को बनाया है हम लोगों ने, जो सस्ती भी है उनके लिए। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, काम आसानी से हो रहा है, फिनिश अच्छी आ रही है, एंड प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी वो ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। तो ये हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि जब वो उनको व्हील देते हैं विश्वकर्मा स्कीम के अंदर, तो इसके साथ ये पॉटरी किट भी उनको दी जाए। फिर कुछ किसानों को लगने वाले सहूलियत के हिसाब से औजारों को हम लोगों ने मॉडिफाई किया हुआ है। अगर आप ये देखोगे तो ये है गन्ने को काटने का और उसकी पत्ती निकालने के लिए बनाया हुआ औजार। एक ही औजार से दोनों काम होते हैं, आपका गन्ना भी कट जाएगा और आपकी पत्ती भी आसानी से उससे निकल जाएगी। आधे से ज़्यादा काम जो औरतें करती है या किसान करते हैं खेत में, वो बैठ के करते हैं, तो उनको पीठ के प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, तो बहुत जल्दी उनको प्रॉब्लम्स होना चालू होते हैं। तो आप देखोगे ये एक सिंपल सा घास कटर है,
खड़े होके भी इससे आप इसका घास आसानी से काट सकते हो। एक साइकिल बनाई है जो इलेक्ट्रिक प्लस सोलर है एंड ये स्मार्ट साइकिल है, मतलब इसकी जो चार्जिंग है वो सोलर से भी होंगी, बैटरी से भी होंगी एंड पैडलिंग से होंगी। वो नियरली 25 किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर एक कंप्लीट चार्ज पे जाती है एंड इसकी जो स्पीड है 25 to 30 किलोमीटर पर आवर वो करती है। गांव में आयोजित किए जाने वाले इस प्रकार की प्रदर्शनियों के माध्यम से जहां एक ओर गांव का किसान सशक्त हो रहा है, तो वहीं शिक्षित युवाओं को प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रोजगार के साधन भी मिल रहे हैं। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और नौसेना के नए सर्वेक्षण पोत निर्देशक को 18 दिसंबर को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना का ये नवीनतम सर्वेक्षण जहाज निर्देशक लगभग 3800 टन के विस्थापना वाला है और 110 मीटर लंबा है। ये समुद्री जहाज 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित है। भारतीय नौसेना का ये नया जहाज बेहद अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और महासागरीय सर्वेक्षण उपकरण से सुसज्जित है। सर्वेक्षण पोत परियोजना का दूसरा जहाज निर्देशक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, नेविगेशन में सहायता करने और समुद्री संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये पूर्ववर्ती पोत निर्देशक के पुनर्जन्म का प्रतीक है। पहले पोत को 32 वर्षों की सेवा के बाद 19 दिसंबर 2014 को नौसेना के बेड़े से विदा कर दिया गया था। नौसेना के इस समुद्री जहाज का निर्माण GRIC कोलकाता में किया गया है। जहाज के निर्माण में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये उपलब्धि जहाज के डिज़ाइन और निर्माण में भारत की विशेषज्ञता और भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भरता की पुष्टि करती है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और इसमें नौसेना और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के वरिष्ठ अधिकारी सहित विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।